हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के 5th पार्ट के बारे में। 4 वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। आज इस 5th पार्ट में हमें डिस्कस करना है फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। इट मीन्स हमें ये फाइंड आउट करना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था, जो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड का बिजनेस था, वो कैसा चल रहा था। क्या ये भी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरह बैकवर्ड था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको भी एक्सप्लॉइट कर दिया था। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको एक्सप्लॉइट कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज। प्रीवियस वीडियो यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में जब हमने डिस्कस किया था तब आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट की हेल्प से मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे इंडिया से ब्रिटिश गवर्नमेंट रॉ मटेरियल ले जाती थी, उस रॉ मटेरियल को यूज करती थी अपनी इंडस्ट्री में और सेल करती थी वापस इंडिया को ही चीप प्राइजेस पर, जिसकी वजह से इंडिया में जो डोमेस्टिक मार्केट है वो तो खत्म हो ही चुकी थी। दूसरी तरफ जब इंडिया के लोग अपनी फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे किसी दूसरी कंट्री में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, उसके ऊपर इतना हाई अमाउंट टैक्स चार्ज कर देती थी, जिसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्ट्स जो पहले वर्ल्ड फेमस होते थे अब वो इतने एक्सपेंसिव हो चुके थे टैक्स लगाने के बाद कि उनको कोई भी परचेज करना नहीं चाहता था। ये थी हमारे पास हमारे 4th पार्ट की वीडियो, जिसमें हमने ये प्रॉपर आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे इंडिया से जो रॉ मटेरियल ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके जाती थी वो बिल्कुल ड्यूटी फ्री हो जाता था। उसी रॉ मटेरियल को यूज करके जो फिनिश गुड्स बनाती थी ब्रिटिश इंडस्ट्री, उसको वो इंडिया में सेल करते थे। अब क्योंकि वो मशीन मेड प्रोडक्ट्स होते थे, क्वालिटी वाइज अच्छे होते थे, प्राइस वाइज वो कॉस्ट कम करते थे, इसलिए इंडिया के लोग भी ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को ही परचेज करते थे, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट तो खत्म हो ही चुकी थी। दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, जब इंडिया के लोग कोई फिनिश गुड्स को सेल करती थी किसी दूसरी कंट्री में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो उसके ऊपर टैक्सेस इतने हाई चार्ज कर दिए जाते थे कि वो प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाते थे, जिसकी वजह से कोई भी फॉरेन कंट्री में इंडिया के प्रोडक्ट्स को डिमांड ही नहीं करता था। ये एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स की फॉरेन में डिमांड डिक्रीज हो चुकी थी, जिसकी वजह से इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड खत्म हो चुका था। यहां पर हमें कह रहे हैं ब्रिटिश रूलर्स एक्सप्लॉइट द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया। जो ब्रिटिश रूलर्स थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड को बिल्कुल ही एक्सप्लॉइट कर दिया था। वो इंडिया जो कि वर्ल्ड फेमस था अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, फाइन कॉटन्स के लिए, सिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, टेक्सटाइल्स, आयरन गुड्स, वुडन गुड्स एंड प्रीशियस स्टोन की वजह से अब वो बिल्कुल ही एक्सप्लॉइट हो चुका था। जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो इतने एक्सपेंसिव हो चुके थे कि कोई भी उसको फॉरेन में परचेज ही नहीं करता था। बिफोर ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया वॉज वर्ल्ड फेमस फॉर देयर हैंडीक्राफ्ट्स, फाइन कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल्स, आयरन गुड्स, वुडन गुड्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले जब राजा महाराजा का ज़माना होता था, ये हमने डिस्कस किया था, क्योंकि वो लोग हमारे ही प्रोडक्ट्स परचेज करते थे, ब्रिटिश का कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं था, इसलिए ये प्रोडक्ट्स वर्ल्ड फेमस हो चुके थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए तो उसके सामने हमारे प्रोडक्ट्स नहीं टिक पा रहे थे, मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे, इसलिए हम सर्वाइव नहीं कर पाए और हमारा इंटरनेशनल ट्रेड एज वेल एज डोमेस्टिक ट्रेड दोनों ही खत्म हो चुका था। ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले तो हम फेमस थे, बट ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉय एवरीथिंग बाय अप्लाइंग डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स पॉलिसीज अप्लाई की, जिसको हमने अभी अंडरस्टैंड किया था और डिटेल में प्रीवियस वीडियो में भी अंडरस्टैंड किया था। जो बाइज्ड टैक्स पॉलिसीज थी वो एक मेन रीजन था जिसकी वजह से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसको हम टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हेडिंग हमारे पास आती है, इंडिया जो है वो नेट एक्सपोर्टर बन चुका था प्राइमरी गुड्स का और इंपोर्टर बन चुका था फिनिश गुड्स का। इट मीन्स इंडिया एक्सपोर्ट करता था प्राइमरी गुड्स। प्राइमरी गुड्स कौन सी होती हैं? रॉ मटेरियल्स, जैसे कि रॉ सिल्क, रॉ कॉटन, वूल, जूट,
इंडिगो, शुगर एटसेट्रा। इंडिया से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सारे प्रोडक्ट्स जो रॉ मटेरियल्स होते थे उनको परचेज कर लेते थे चीप प्राइजेस पर। उन्हीं को यूज़ करके, उन्हीं रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके वो फिनिश गुड्स बनाते थे और अपनी इंडस्ट्री के बने हुए गुड्स वो इंडिया में सेल करते थे, यानी इंपोर्ट करते थे। सो ये फर्स्ट रीज़न है जिसकी वजह से हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बर्बाद हो चुका था। क्या रीज़न है? इंडिया जो है वो एक्सपोर्टर बन चुका था रॉ मटेरियल का। इट मीन्स वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था और इंपोर्ट क्या करता था? ब्रिटेन के बने हुए फिनिश गुड्स। सेकेंड हमारे पास है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका पूरा कंट्रोल हो चुका था इंडिया के फॉरेन ट्रेड के ऊपर। मैक्सिमम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज डन विद ब्रिटेन। मैक्सिमम हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड होता था वो ब्रिटेन के साथ ही होता था, और वो ब्रिटेन के साथ इसलिए होता था क्योंकि इंडिया के ऊपर ब्रिटेन की गवर्नमेंट का कंट्रोल था। सो उसके अकॉर्डिंग ब्रिटेन गवर्नमेंट अपनी कंट्री के साथ ही ट्रेड करती थी ताकि जितना बेनिफिट इंडिया के लोगों से उठाया जा सकता था वो उन्होंने उठाया। हमारा रिसोर्स यूज़ किया, हमारा रॉ मटेरियल यूज़ किया और हमें ही एक्सप्लॉइट भी किया। यहाँ पर हमें कह रहे हैं मोर देन 50% ट्रेड इज विद ब्रिटेन। सो मोनोपोली कैसे क्रिएट की ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने? 50% या उससे भी ज़्यादा ट्रेड हमारा सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही होता था। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पॉइंट, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट दी ब्रिटिश। सो जब हम सरप्लस ट्रेड की बात करते हैं तो अब हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड है, उसको हमें याद कर लेना चाहिए। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में रीड आउट किया था और हमने ये फाइंड आउट किया था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड या तो सरप्लस हो सकता है या फिर डेफिसिट हो सकता है या फिर बैलेंस्ड हो सकता है। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस था। जब इंडिया के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था 1947 से पहले, तब इंडिया का ट्रेड जो है, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वो सरप्लस था, यानी पॉजिटिव था। लेकिन वो बेनिफिट किसको प्रोवाइड कर रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि इंडिया के ऊपर कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होने का मतलब है इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा करता था, इंडिया गुड्स सेल ज़्यादा करता था, लेकिन इंपोर्ट कम करता था, परचेज कम करता था, जिसकी वजह से इंडिया के पास कैश इनफ्लो तो ज़्यादा था, आउटफ्लो कम था। सो जो भी बैलेंस हमारे पास बचता था वो सरप्लस ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करती थी। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं बट ऑल दिस इज हैपनिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो सरप्लस, जो पॉजिटिव बैलेंस इंडिया के पास बचता था, वो सारा का सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करती थी। ब्रिटिश रूलर्स एक्सपोर्ट लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री एट ड्यूटी फ्री। फर्स्ट बेनिफिट क्या मिलता था ब्रिटेन गवर्नमेंट को? कि वो जितना भी रॉ मटेरियल था वो इंडिया से परचेज करके ले जाती थी और वो बिल्कुल ड्यूटी फ्री होता था, जिसके ऊपर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाता था। दूसरा बेनिफिट क्या मिलता था? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के बाद जो सरप्लस बैलेंस बचता था, जो पॉजिटिव बैलेंस बचता था, उसको इंडिया के डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जाता था। उसको किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था? उसको यूज़ किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, और साथ में जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुई थी उसमें जो एक्सपेंसेस हुए थे उसको बियर करने के लिए। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव तो था, लेकिन वो सारा पॉजिटिव अमाउंट, वो सारी सरप्लस अमाउंट ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रही थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। सो अभी हमने फॉरेन ट्रेड के बारे में अंडरस्टैंड किया। अब हमें क्या अंडरस्टैंड करना है कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी इंडिया की ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। जब इंडिया के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था, एट दैट टाइम इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी? डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफिक प्रोफाइल मीन्स स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द पॉपुलेशन विच इंक्लूड्स वेरियस डिटेल्स ऑफ पॉपुलेशन। सो अब हमें इंडिया की पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी चाहिए कि इंडिया में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था, एट दैट टाइम इंडिया की पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा था। सो फर्स्ट हमारे पास आता है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया के ऊपर कंट्रोल था, एट दैट टाइम इंडिया की बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत हाई थी। पर 1000 के अकॉर्डिंग अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इंडिया में बर्थ रेट 48 थी, जो कि काफ़ी हाई थी। बर्थ रेट का ज़्यादा होना मतलब
ज़्यादा पीपल्स होना जिनके पास अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास कम होंगी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की। सो अनएम्प्लॉयमेंट हुई, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी जनरेट होती है। नेक्स्ट, डेथ रेट भी हाई थी, पर 1000 के अकॉर्डिंग 40 हमारी डेथ रेट थी, जो कि क्या हाईलाइट करती है कि इंडिया में हॉस्पिटैलिटी अच्छी नहीं थी, यहाँ पर इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि हम डेथ रेट को कम कर पाएँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि वो चिल्ड्रंस जो कि 1 एज की बीच में ही डाइड हो जाते हैं, जिनकी विद इन 1 ईयर डेथ हो जाती है। इट मीन्स डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। सो यहाँ पर हमें डाटा गिवन है, ऐसे चिल्ड्रंस जिनकी डेथ हो जाती है विद इन 1 ईयर आफ्टर बर्थ, वो कितने थे? 218 पर 1000। वाज एंड नाउ का मतलब है कि पहले सिचुएशन ऐसी थी, अब सिचुएशन ऐसी है। मीन्स पहले कितने चिल्ड्रंस थे जिनकी 1 एज के बीच में ही डेथ हो जाती थी? वो थे 218 पर 1000। इट मीन्स अगर 1000 चिल्ड्रंस बर्थ लेते थे, बोर्न करते थे, तो उसमें से 218 की डेथ हो जाती थी विद इन 1 ईयर। अब ये सिचुएशन बहुत हद तक इंप्रूव हो चुकी है, 32 पर 1000। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का यहाँ पर मतलब क्या है? एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन। ऑन एन एवरेज एक इंडिविजुअल की लाइफ क्या होती थी और क्या प्रेजेंटली है। सो 32 ईयर्स की ऑन एन एवरेज लाइफ होती थी। इट मीन्स ऑन एन एवरेज अगर कहा जाए तो हर एक इंडिविजुअल की एवरेज लाइफ 32 ईयर्स की ही होती थी। 32 ईयर्स के बाद मैक्सिमम इंडिविजुअल्स की डेथ हो जाती थी, लेकिन अब ये इंक्रीज होके 69.4 हो चुकी है, जो क्या शो करती है कि बिफोर मतलब पहले हमारे पास इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी नहीं थी, हमारे पास इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि हम किसी को सेव कर पाएँ, किसी की लाइफ को सेव कर पाएँ, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारे पास है लिटरेसी रेट, यानी कितने लोग पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। पर्सन्स हु कैन रीड एंड राइट, हम उन्हीं पर्सन्स को लिटरेसी रेट में इंक्लूड करते हैं जो पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। सो दोनों ही इंक्लूड होने चाहिए। ओवरऑल 16% थी। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था तब 16% ही इंडिया के पीपल्स थे जो लिटरेट थे, जो पढ़े लिखे थे, जिसमें से 7% फीमेल्स थे। सो ये हमें क्या शो करती है? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। दूसरी तरफ ये हमें ये भी शो करती है कि किसी के पास इतनी नॉलेज नहीं थी कि उनको राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। ये 5th पार्ट है, इसके बाद लास्ट हमारे पास 6th पार्ट आएगा, उसके बाद ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो आई होप ये लेक्चर्स आपको हेल्प कर रहे हैं डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर वीडियोस हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ अभी इनको फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट आपको हो जाए और कुछ बेनिफिट्स मेरे को भी हो जाए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।